डरा रखा था इतना कि अगर तूने इस बारे में किसी को बताया तो फिर अच्छा नहीं होगा। तेरे मम्मी पापा, लड़की का काफ़ी पॉजिटिव रोल रहा और उसने इसको काफ़ी सपोर्ट किया। बट प्रॉब्लम तब आई जब उस लड़की के फादर ने एक दिन इनको, वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डर गया, पूरी तरीके से काँप रहा था और उसने बताया कि मैं इतनी बुरी तरीके से डर गया था और उस टाइम पर मेरी पूरी पैंट भी बिल्कुल वेट हो गई। पहला उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब उसने अपने हाथ की हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको डिप्रेशन रिकवरी केस के बारे में। और आप तो जानते ही हैं ना, जब भी मैं कोई रिकवरी केस की वीडियो बनाती हूँ तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। मैं तो होती हूँ सातवें आसमान के ऊपर, और उसका भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि मैंने उस इंसान को रोते हुए देखा होता है, उसकी वो डिप्रेसिंग बातें सुनी हुई होती हैं, उसके अंदर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, उसकी आँखों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, उसके डायलॉग के थ्रू सब सुना हुआ होता है, मैंने देखा हुआ होता है, उसके दर्द को महसूस किया हुआ होता है। जब वो अपने डिप्रेसिव फेज से बाहर निकल कर एकदम हैप्पी, एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ, एकदम कॉन्फिडेंट डायलॉग के सामने उदासी के बजाय चेहरे पर जब सज जाती है हंसी और वो इंसान हो जाता है बिल्कुल एक्टिव, कॉन्फिडेंट, तो सोचो ना, जिसने इतना ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आंखों से विटनेस किया हो और जो पार्टनर बना हो उस जर्नी में, तो उसकी खुशी का ठिकाना तो सातवें आसमान पर ही होता है ना। तो बड़ी खुशी के साथ मैं आपको उसकी स्टोरी भी बताऊंगी ताकि आप दूसरे के जीवन की कहानी से भी सीख ले सकें और आपको इंस्पिरेशन मिल सके कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपनी इतनी स्ट्रगल से, इतने चैलेंजेस से, इतने डिप्रेसिव फेज से बाहर आ सका तो भाई कोई भी आ सकता है। तो चलो अब ना इस केस को ज़रा गहराई से समझते हैं। जब ये लड़का 5 साल का था तो इसकी क्लास में एक बदमाश बच्चा था जो उसको भूतों के नाम से डराता था। अब वो भी इसी की उम्र का था लेकिन बड़ा ही शैतान। इसको भूतों की झूठी झूठी कहानियाँ सुनाकर कि ना हमारे घर तो भूतों का आना जाना है, भूत से तो मेरी बहुत सारी बातचीत है, मैं भूत से बोल दूँगा वो तुझे खा जाएगा, अगर तूने अपनी पेंसिल इरेज़र मुझे नहीं दिया तो फिर भूत से कह के ना मैं तेरा बहुत कुछ नुकसान करा दूँगा। इससे अपना होमवर्क भी कराता था, कभी इसकी पेंसिल, कभी स्केल, कभी इरेज़र, कुछ भी ऐसी चीज़ें लूट लेता था और डरा रखा था इतना कि अगर तूने इस बारे में किसी को बताया तो फिर अच्छा नहीं होगा, तेरे मम्मी पापा को भी खा जाएंगे और फिर देखियो तुझे बहुत मज़ा चखाऊंगा। इस तरीके से डरा रखा था, तरह तरह से डराता था कि अगर तूने ये किया तो मैं शिकायत कर दूंगा, पिटवा दूंगा टीचर से भी, फिर तेरे घर तक बात जाएगी, तेरे पापा भी तुझे मारेंगे। और ये जो लड़का था ये बचपन से ही बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सीधा बच्चा। अब इसकी मदर भी ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, थोड़ा ओवर थिंकिंग करने वाली और थोड़ा सा जैसे एक हल्की सी दबी हुई पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, जो अपने आप इतना रैशनलाइज नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके का इसका थोड़ा सा घर का भी ऐसा एटमॉस्फेयर था जहाँ पर बच्चे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा और रैशनली लोग इतना नहीं सोच रहे हैं, इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हैं, इजीली डर जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। तो इस तरीके की बैकग्राउंड थी। तो अब वो बचपन से इसको डरा रहा था। अब छोटी क्लास से डराते डराते वो 8th क्लास तक इसके साथ रहा और इसको इसी तरीके से डोमिनेट और कंट्रोल करता रहा और इसकी पर्सनैलिटी स्कूल के ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से दबती चली गई। ये अंदर अंदर बहुत ही बुरा फील करता था, बहुत ही सैड फील करता था, गुस्सा भी आता था लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पाता था और घर पे भी बता नहीं पाता था। अब देखो 5 साल की उम्र से अब इसने इतना सब कुछ फेस किया, अंदर अंदर दबे दबे रहना। इसने मुझे बताया कि मैं बहुत बार रोता भी था, बहुत ही ऐसा फील करता था कि एकदम हेल्पलेस फील करता था कि मैं क्या करूं, किसे बताऊं, और डर भी इतना ज़्यादा लगता था और चुपचाप से मैं उसे डोमिनेट होता रहता था और अंदर अंदर वो गुस्सा वो सप्रेस हो गया और धीरे 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 उसने एक लो स्टेट मेंटेन कर लिया अपने अंदर। वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, पढ़ाई में भी एवरेज ठीक ठाक, और जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे पिछड़ता चला जा रहा था। और वो लड़का फिर उसको और भी लड़कों के साथ मिलके तरह तरह से बुली करता था, उसका मजाक उड़ाता था, गालियाँ भी निकालता था उसके लिए, उसको डरपोक भी कहता था। और 1-2 बार उसने उसको और ज़्यादा डराने के लिए अपने साथ ले गया, पहले खुद ही उसको इस तरीके से डरा के कि साथ नहीं चला,
तो फिर तेरा बुरा करवा दूंगा मैं। और ले जाकर एक पीपल के पेड़ के पास उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए 3-4 लड़के जो गए थे। वो उसके लिए बहुत ही सीवियर ट्रिगरिंग पॉइंट हो गया और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डर गया, पूरी तरीके से काँप रहा था। और उसने बताया कि मैं इतनी बुरी तरीके से डर गया था उस टाइम पर, मेरी पूरी पैंट भी बिल्कुल वेट हो गई थी और मेरे को इतना ज़्यादा डर लगा था। और फिर मुझे वहाँ से एक अंकल जा रहे थे और जब वो मुझे वहाँ से ले गए और मुझे छोड़ कर आए, और अगले दिन से मुझे इतना बुखार भी चढ़ गया था कि मैं 4-5 दिन स्कूल भी नहीं गया था और बस वही चीज़ मेरे अंदर चलती रहती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा रोता रहता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। ये सब चीज़ें उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस रहे। जब घर वाले भी इस तरीके से नोटिस कर रहे थे कि डरा डरा सा, ऐसे दबा दबा सा, रोया रोया सा रहता है, बता वो कुछ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अंदर डर था कि अगर पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स फिर स्कूल जाएंगे, शिकायत करेंगे तो वो लड़का मेरा बुरा करवा देगा, मेरी फैमिली का बुरा करवा देगा। इस तरीके से वो डर के साए में जी रहा था। इस सब प्रोसेस में उसका कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो पाया था। पर जब वो 10th क्लास में आया तो ये बात सारी खुलने लग गई। एक दिन बिल्कुल उसका बहुत बड़ा आउटबर्स्ट हुआ और अपने पेरेंट्स के सामने उसने सब चीज़ें बता दी, क्योंकि उस दिन पेरेंट्स प्रेशराइज़ कर रहे थे कि अब तुम्हारा 10th क्लास है, तुम पढ़ नहीं रहे हो और ये सब चीज़ें कैसे चलेंगी, तुम फेल हो जाओगे और तुम बदमाश हो, ये वो, तुम इस तरीके से मतलब नाटक मत करो, इस तरीके से रोने का हमारे सामने, ये सब चीज़ें कर रहे थे क्योंकि पेरेंट्स अनअवेयर थे, पेरेंट्स को नहीं पता था। तो वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाया, उसका आउटबर्स्ट हो गया और उसने पेरेंट्स को सब कुछ ये बता दिया कि ऐसे छोटी सी क्लास से मेरे को वो लड़का बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और इस तरीके से ऐसे ऐसे बात है, उसने मुझे डरा रखा है। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझ आ गया है कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, लेकिन मेरा माइंड नहीं मानता है और मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, मुझे बहुत डिप्रेस रहता है, मेरा हंसने का मन नहीं करता, बोलने का मन नहीं करता, मैं बिल्कुल लो फील करता हूँ और मुझे ये डर बना रहता है। और अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहती हैं, रोने का मन करता रहता है, ना मेरा खाने का मन करता है, ना मेरा तैयार होने का मन करता है, ना मेरे किसी के साथ खेलने का मन करता है, ना टीवी देखने का, कुछ भी मन नहीं करता है। मेरा मन करता है कि मैं चुपचाप से पढ़ा रहूँ और वही सब चीज़ें मेरे अंदर चलती रहती है, मुझे रोना आता रहता है। मतलब ये अपने सारे जो इंटरेस्ट थे वो खो चुका था, इसका कहीं आने जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, हर समय लो मूड रहता था, कोई भी चीज़ उसके मूड को बेटर नहीं कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान, एक ही जोन में रहना और सब चीज़ों के लिए इसका बिल्कुल विड्रॉल। इसको नींद भी बहुत कम आने लग गई थी, भूख भी कम हो गई थी इसकी और टोटली बस हर समय डिप्रेस रहना या रोते रहना, ये सब हो रहा था इसके साथ। क्योंकि जब इतने लंबे समय तक आप कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस, टॉर्चरिंग एक्सपीरियंसेस करते हो तो आपके अंदर की केमिकल केमिस्ट्री भी बिगड़ जाती है और सपोर्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वो जो सप्रेशन होता है, एंगर का भी सप्रेशन हुआ, जो इसको पेन था, फियर, उस सब का भी सप्रेशन हुआ, वो सप्रेशन इसका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये बच्चा बहुत सेंसिटिव था, एक्सप्रेसिव कम था, फियरफुल था, तो इसका वो सप्रेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। बहुत सारे लोगों का वो सप्रेशन जो इनिशियली होता है वो बाद में एग्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है, बट इसका सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया और इसका ये जो सप्रेशन है इसका, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसकी बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी कि ये कुछ भी इंजॉय नहीं करना चाहता था। अब बोर्ड के एग्ज़ाम किसी बच्चे के और बच्चा इस तरीके से इस हालत में पहुंच गया, पेरेंट्स को पता भी चल गया कि स्कूल में कोई इस तरीके से छोटी सी एज से एक लड़का इसके साथ पढ़ रहा है और वो तंग कर रहा है। पेरेंट्स स्कूल भी गए, सब कुछ मामला सामने भी आया और दूसरे बच्चे के पेरेंट्स को भी बुलाया, तो बात इस तरीके से आई गई हो गई कि भाई वो भी बच्चा था। अब उसको ये थोड़ा ना पता था कि इस पर इतना इम्पैक्ट आएगा। बच्चे बच्चे तो एक दूसरे को इस तरीके से चिढ़ाते ही हैं, कभी उसको मारा तो नहीं, ऐसा तो नहीं करा है, तो बच्चे शैतानी है। मतलब बच्चों की शैतानी के उसमें सब रैप अप होकर सब कुछ उस पर कोई ऐसा खास एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ डांट डपट के उसको छोड़ दिया गया और उससे एक प्रॉमिस ले लिया कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। बट इसकी पूरी दुनिया पलट चुकी थी। 10th जैसे तैसे हुई, पास हुआ, फिर ऐसे ही जैसे तैसे 12th हुई, लेकिन इसके अंदर की दुनिया में कुछ खास बदल नहीं रहा था क्योंकि एक स्टेट फिक्स हो गई थी अंदर। अब उस लड़के का टॉर्चर तो नहीं था, लेकिन वो जो अंदर डैमेज हो चुका था उससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहा था। तो 10th 12th ऐसे ही पास हुआ। थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल सपोर्ट नहीं था जिसमें कि कुछ ऐसी हैबिट्स हो जिससे कि इसकी हालत सुधर सके। खैर
कॉलेज आ गया और जैसे तैसे पेरेंट्स ने बीबीए में एडमिशन भी करा दिया इसका। लेकिन कॉलेज में भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगना, किसी के साथ इतना खुलकर बात नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बट वहीं पर कॉलेज में इसको एक लड़की मिली, उस लड़की से थोड़ा सा इसका इंटरेक्शन हुआ और उस लड़की से इंटरेक्शन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी फ्रेंडशिप होने लगी और धीरे 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 करके ये लड़का बेटर होना शुरू हो रहा था, क्योंकि इसको एक ऐसी सपोर्टिव पार्टनर उस लड़की के रूप में, फ्रेंड के रूप में मिल गई, जो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करी थी, इसको अच्छी तरीके से समझ रही थी, इससे इसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में मदद करी थी, सब चीज़। तो वो चीज़ इसके अंदर से इमोशनल एक्सप्रेशन जब रिलीज़ होता गया तो धीरे धीरे इसने अपनी बातें शेयर करनी शुरू करी। लड़की का काफ़ी पॉजिटिव रोल रहा और उसने इसको काफ़ी सपोर्ट किया। बट प्रॉब्लम तब आई जब उस लड़की के फादर ने एक दिन इनको कॉलेज में देख लिया और उसके फादर ने बहुत ओवर रिएक्ट किया और इस लड़के को थप्पड़ मार दिया और अपनी लड़की को इससे बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। मतलब वहीं पर ही एकदम से रेस्ट्रिक्टेड वे में कुछ दिनों तक तो उस लड़की को कॉलेज ही नहीं आने दिया। फिर आते थे तो उसका भाई छोड़ने आता था, कभी उसके फादर छोड़ने आते थे और बात नहीं करने देते थे। तो उस लड़के के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा आ गया और वो जहाँ इम्प्रूव होना शुरू हो रहा था वहाँ पर वो वापस उतने ही फोर्स से बहुत पीछे चला गया। और यहीं पर ही पहला उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब उसने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की, लेकिन उसको बचा लिया गया और पेरेंट्स को लगा कि बहुत ही सीरियस बात है, अब तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा और पूरा कंसल्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो डॉक्टर के पास लेके गई। साइकेट्रिस्ट ने उसको डिप्रेशन डायग्नोज किया कि ये डिप्रेशन में है और इस तरीके से अब ये बिल्कुल होपलेस सा हो गया है। तो अब वहाँ पर डिप्रेशन की दवाइयाँ चालू हुई। तो डिप्रेशन की दवाइयाँ से उसको सबसे पहले ये इम्पैक्ट आया कि वो थोड़ा डल होना और भी शुरू हो गया। मूड इम्प्रूव होने की बजाय बस सोते रहना और फिर जब उठना तो बस अपने उसी जोन में रहना, खाना, दवाई खाना, सो जाना। मतलब एक अच्छे बड़े लड़के का जीवन एक बिल्कुल ऐसे हो गया कि उठो तो खाओ, थोड़ी देर घर में बैठो ज़बरदस्ती लोगों के बीच में और फिर दवाई खाओ और अपना सो जाओ। इस तरीके से कुछ ही महीनों में उसका वेट बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वो इम्प्रूव होने की बजाय और सुन्न होने लगा, क्योंकि मेडिसिन उसको हेल्प नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे लोगों को मेडिसिन हेल्प करती हैं, बट उसके केस में उसको हेल्प नहीं कर पा रही थी और वो लगातार अपने पेरेंट्स से अब ये कहने लगा था, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपके ऊपर बर्डन हूँ। इस तरीके से ऐसी बातें कर रहा था जिससे कि पेरेंट्स को भी बहुत दुख होने लगा, तकलीफ़ होने लगी। फिर उन्हीं के किसी रिलेटिव ने बोला कि आप इनके साइकेट्रिस्ट से बात करो, इसकी काउंसलिंग भी करवाओ, उनसे बोलो कि काउंसलिंग करेंगे। तो साइकेट्रिस्ट ने अपने तरीके से काउंसलिंग करने की कोशिश करी, बट वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी और काउंसलर से आप इसकी काउंसलिंग कराओ। तो इस तरीके से ये मेरे से पहले 3-4 और काउंसलर के पास घूमने के बाद ये मेरे पास केस आया। और जब ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो ये जब उसने मेरे साथ सब शेयर की तो डेफिनेटली मुश्किल तो लगता ही है शुरुआत में कि अगर किसी पर्सन का आप ये बिलीफ बन गया है कि वो ठीक नहीं हो सकता, या उसको लग रहा है कि जितनी मेहनत ठीक होने के लिए चाहिए वो अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर की एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही है मुझे। दवाइयाँ लेने के बाद भी अगर उसका ये एक्सपीरियंस है कि दवाइयाँ लेने से भी मैं इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो काउंसलिंग से ही क्या हो जाएगा। जब कोई इंसान ऐसे बिलीफ लेकर आता है तो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। सबसे पहले तो उसके यही बिलीफ को तोड़ना कि काउंसलिंग से क्या हो जाएगा। भाई काउंसलिंग से बहुत कुछ होगा, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जब आपका सोचने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएंगी, तो धीरे धीरे आपके अंदर के इमोशंस भी चेंज हो जाएंगे और आप वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। और उसको कि इतनी मेहनत मैं शायद नहीं कर पाऊँगा जितनी मेहनत इसके लिए चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स लेकर जब कोई आता है तो वास्तव में इनिशियली बहुत चैलेंजिंग लगता है, पर अगर किसी केस में चैलेंज ना हो तो वो केस ही क्या, केस में चैलेंज होता है तो और मज़ा आता है। तो फिर उसको ये बोला गया कि देखो ट्राई तो करके देख ही सकते हो, कोशिश करो, अगर बेटर फील करोगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज़ चॉइस हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। उसको अपने आप से कनेक्ट कर कर, उसकी बातों को ध्यान से सुनकर और उसको वही सपोर्ट देकर जो उसे चाहिए थी, इमोशनल एक्सप्रेशन का स्पेस देकर,
पूरा डिटेल में उसकी बातें सुनकर मुझे आज भी याद है कि कुछ बातें उसने मेरे साथ इतनी बार रिपीट करी कि जैसे रटवा रहा हो मुझे, बार 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 वो चीज़ें, जो जो एक्सपीरियंस उसका उस लड़के के साथ हुआ था, किस तरीके से वो उसको एम्बैरेसिंग मोमेंट्स देता था, किस तरीके से वो सारे बच्चे उस पर हंसते थे और थोड़ा गालियाँ भी ऐसे देते थे, इसका तो बना दिया। और वो वर्ड तो मैं अपने मुंह से नहीं ले सकती, लेकिन इस तरीके से गालियाँ देकर उसको इस तरीके से वहाँ पर बहुत ही एम्बैरेसिंग फील कराते थे। तो उसके अंदर वो सारे के सारे विजुअल्स इस तरीके से, मतलब ऐसे विविड रूप में उसको दिखाई देते थे फ्लैशबैक के रूप में, कि जैसे उस पर सब लोग हंस रहे हैं और सब उसको मान रहे हैं कि उसके बस की कुछ नहीं है और उसको ईज़िली फूल बनाया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर, वो इंटरनल डायलॉग्स और ख़ास तौर से विजुअल्स उसके अंदर वो जो थे उसके एक्सपीरियंस के, वो उसको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे थे और वो किसी को भी फेस नहीं करना चाहता था। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस को हिप्नोथेरेपी की मदद से जब फेड किया गया, उसमें जो विजुअल्स थे, उसमें जो ऑडियो थे, जो बार बार उसको वो इमोशन पैदा कर रहे थे उसके अंदर, उन विजुअल्स को फेड करके, उस ऑडियोज़ को म्यूट करके, हिप्नोथेरेपी से जब वो पास्ट की चीज़ें उसके अंदर सेटल की गई और एक्सेप्टेंस दिलाई गई और उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जब एफर्ट्स डाले गए, तो उसके अंदर से जब वो विजुअल्स फेड होने स्टार्ट हुए, वो वॉइसेस म्यूट हुई, तो उन्होंने इमोशंस प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस कराने में थोड़ी सी चैलेंज आया, बट ग्रेजुअल से ही, बट इवेंचुअली उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो हो चुका है वो हो चुका है। और उस वक्त उसकी समझ कम थी, तो जो भी उसको बताया गया उसने उसको रैशनलाइज नहीं किया, उसने उसको समझने की कोशिश नहीं की। जब वो बच्चा था एक अलग बात थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा भी हो रहा था, तो उसने कभी उस इंसान को कन्फ्रंट नहीं करा जो उसको लगातार इस तरीके से बुली कर रहा था। तो वहाँ पर उसको ये चीज़ें सब समझाई गई, उसकी काउंसलिंग हुई, उसको सीबीटी से सब चीज़ें इस तरह से उसका माइंडसेट किया गया कि अब वो ऐसी स्टेट में है जहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले सकता है। जो पास्ट में हुआ उसको सिर्फ एक्सेप्ट ही करना होगा। और ये जितना बोलकर समझाना आसान लगता है, उतना उस पर्सन को जब वो एक्सेप्ट कर रहा होता है तो उसके लिए एकदम से इतना आसान नहीं होता। बट रेडिकल एक्सेप्टेंस में, यानी कि एक हेल्थियर वे ऑफ थिंकिंग में इतनी पावर है कि ग्रेजुअली आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। और जब साथ के साथ कॉन्शियस के साथ साथ सबकॉन्शियस लेवल पर मेहनत की जाती है, दोनों माइंड को एक साथ प्रोग्राम किया जाता है, तो इवेंचुअली वो एक्सेप्टेंस अंदर से आ ही जाती है। और उसके अंदर जो गुस्सा दबा हुआ था, उस गुस्से को भी रिलीज़ कराया गया, उसको कथारसिस प्रोसेस में लेकर जाया गया और उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कथारसिस के थ्रू उसके अंदर के उस सप्रेस्ड एंगर को रिलीज़ किया गया और उसको इवेंचुअली यही समझाया गया कि उसकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उसे अपनी लाइफ में वैल्यूज़ को समझना होगा और अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना होगा। जो पुरानी बातें हैं वैसे भी उसके अंदर अब फेड हो गई थी, उन्होंने इमोशन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था। वो सारे विजुअल्स वगैरह ख़त्म होने के बाद वो इमोशन नहीं आ रहे थे, एक्सेप्टेंस आ रही थी। बट जो अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ गई थी, वो ऊपर का माइंड ट्रेन करने के बावजूद भी और अंदर से पुराने सप्रेस्ड इमोशंस एंड एंगर को रिलीज़ करने के बावजूद भी, फॉरगिवनेस दिलाने के बावजूद भी, जो अंदर की केमिस्ट्री थी वो अभी रीसेट होने में टाइम लगा रही थी। तो उसकी गट हेल्थ पर बहुत काम किया गया। उसके लिए एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन के साथ साथ डाइट पर बहुत काम किया गया, पूरे लाइफस्टाइल चेंजेस कराए गए और वो सारे कलेक्टिव एफर्ट से गट ब्रेन एक्सेस को रीसेट किया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहे और उसकी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन वापस करके, ताकि एनर्जी में जो उसको एनर्जी फील नहीं होती थी बॉडी में, जो अंदर से उसकी बॉडी की जो एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो अंदर से वो सब डैमेज हो गया था, उस सब को रिपेयर करने में असली टाइम लगता है। क्योंकि जब भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल पर आप हीलिंग करते हैं तो कॉन्शियस माइंड को तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, बट सबकॉन्शियस माइंड को और बॉडी को रीसेट होने में टाइम लगता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोथेरेपी की मदद से हम काबू में कर लेते हैं, लेकिन जो बॉडी की केमिस्ट्री है उसको रीसेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि माइंड के लिए समझना कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर आसान है, पर बॉडी को उसी रिदम में वापस लौटना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसीलिए साइकोलॉजिकल हीलिंग, जो साइकोलॉजिकल क्योर होती है, वो
पूरी तरीके से लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट के साथ होने में टाइम लगाती है। किसी को 8-10 महीने का समय लगता है, तो किसी को साल 1.5 साल का, तो किसी को 2 से ढाई साल का समय भी लग सकता है। लेकिन ये इवेंचुअली वर्दी साबित होता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी ज़िंदगी में से कुछ महीने या साल निकाल कर जब अपने ऊपर इतना डीप लेवल पर काम कर लेते हैं, तो आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नाउम्मीदी से आपकी ज़िंदगी में उम्मीद और खुशियाँ ही भर जाती हैं, और ऐसा ही इसके साथ हुआ। ऊपर से इसकी सारी लेयर्स हम क्लियर करते जा रहे थे, लेकिन अंदर से गट, जो कि वो प्लेस है जहाँ पर आपके मेजर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन होता है, सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे, वो सब अंदर से बॉडी ने डिसीजन लिया था इतने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर, उनको प्रोडक्शन उनका कम कर दिया था। तो वो सब दोबारा से हिप्नोटिक स्टेट में बार बार बॉडी को हील करने के सजेशंस जब दिए गए, डाइट से सपोर्ट किया गया, एक्सरसाइज से सपोर्ट किया गया, तो बॉडी ने भी वापस से अपना पुराना डिसीजन चेंज कर दिया और अंदर की केमिस्ट्री रीसेट हो गई। तो वो चीज़ जो ऊपर से लग रही थी कि हाँ अब सब समझ में आ रहा है, सब चीज़ें अंदर है, लेकिन अंदर से वो जो फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो नेचुरल फीलिंग भी आ गई। और जब आपके नए विचारों के साथ आपके अपडेटेड सेल्फ को फीलिंग्स भी महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, तभी असलियत में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसको वो जो सराउंडिंग से कनेक्टिविटी कम फील होती थी, मन नहीं करता था, अब वो डीपली कनेक्ट होने लगा, उसका अंदर से मन करने लगा, उसको हंसी आने लगी, उसको टीवी प्रोग्राम गुदगुदाने लगे, घर वालों से बात करने का मन करने लगा, बाहर जाकर पिक्चर देखने का मन करने लगा, जाकर कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खाने का भी मन करने लगा। वो चीज़ें जो बिल्कुल भी मन नहीं कर रही थी, किताबों की तरफ देखने का मन ही नहीं कर रहा था, जैसे पढ़ाई से नफरत सी हो गई हो, किसी पर भरोसा करने का दिल नहीं कर रहा था, धीरे धीरे वो सारे इम्प्रूवमेंट हो गए और वो वापस से खुशी से अपनी ज़िंदगी में लौट गया। मैंने आपको पूरा केस काफ़ी हद तक डिटेल में बता दिया। अब देखो, ये आपके हाथ में है कि आप इससे क्या सीख सकते हो। क्या गलतियाँ जाने अनजाने किसी इंसान से हो जाती है जो इतनी बुरी स्टेट में फंस जाता है वो, और किस तरीके से हम अपने पर मेहनत कर कर वापस से अपनी खुशियों को रिक्लेम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में ही है। धक्का तो गड्ढे में हमें कोई भी दे सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि 4 हाथ हमारी तरफ बढ़े हमें निकालने के लिए। कई बार हमें पहले खुद ही अपना हाथ ऊपर करना पड़ता है और हेल्प के लिए आवाज़ लगानी पड़ती है, और फिर कोई ना कोई हाथ देने वाला आ ही जाता है, और कितना भी कोई हाथ दे, नीचे से हमें भी ज़ोर लगाना पड़ता है, तब हम जाकर उस गड्ढे से बाहर आ पाते हैं। पर ये पॉसिबल हो पाता है। एक बार अपने लिए हेल्प मांग कर तो देखो, आवाज़ उठा कर तो देखो, कोई ना कोई निमित्त ज़रूर बनेगा। कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई थेरेपिस्ट, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई भगवान आपके लिए भेजेंगे ही, कोई ना कोई तो सोर्स बनेगा ही आपकी हीलिंग का, और आप वापस से अपनी खुशनुमा ज़िंदगी को पालेंगे। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप अपना ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स इसको दीजिए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहे, खूब तरक्की करे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जो आज इसने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, जो विजडम इसने गेन किया है, जो पावर गेन की है, उसके साथ ये ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता रहे। और आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी बहुत हिम्मत मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए एफर्ट्स डालें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।